हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ एडिटोरियल इनसाइट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी है आज की। आर्टिकल भी है, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे क्या ऑथर की टोन है, ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आरसी के क्वेश्चंस भी हैं पैसेज पे बेस्ड, जो हम अटेम्प्ट करेंगे और करेक्टली आंसर भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वो कैप से स्टार्ट करते हैं और जो पहला वर्ड है वो है हाइटनिंग। ठीक है, हाइटनिंग क्या है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, हाइटन वर्ब है। ठीक है, बढ़ाना, इंक्रीज करना किसी चीज को, उसी की आईएनजी फॉर्म है हाइटनिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग और मेकिंग समथिंग इंक्रीज, या तो किसी चीज को इंक्रीज करना, या कोई चीज इंक्रीज खुद से हो रही है, या इंक्रीज उसको किया जा रहा है, तो उसको हम हाइटनिंग कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? इंटेंसिफाइंग, डीपनिंग। इंटेंसिफाइंग भी वही होता है, इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना, इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, बूस्ट करना। डीपनिंग भी यूज होता है इस सेंस में जब हम किसी नेगेटिव चीज में इंक्रीज लाते हैं। लाइक कोई फियर है, कोई डाउट है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और उसको हम बढ़ा रहे हैं अगर, तो वो होती है डीपनिंग। एंटोनिम्स क्या होगा? कम करना। ठीक है, अलेइंग। अलेइंग क्या होता है? कम करना। ठीक है, अब मोस्टली ये और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, जब कोई नेगेटिव चीज बहुत इंक्रीज हो रही होती है और हमें उसे कम करना होता है, तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं अलेइंग, ये दिखाने के लिए कि वो चीज की सेवेरिटी की इंटेंसिटी कम हो रही है। अलिविएटिंग सेम सेंस में यूज होता है, अलिविएट करना। जैसे कोई अनफॉर्चुनेट चीज है, कोई सफरिंग है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी है, बहुत सिवियर है, बहुत इंटेंसिफाइड है, बहुत इंटेंस है, तो उसको हम कम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम कम करते हैं, उसकी सेवेरिटी को हम कम करते हैं, तो वो हम कहते हैं एलिविएटिंग। सेकेंड, रिटेलिएशन नाउन है, मतलब बदला। किसी ने गलत किया तो बदले में मैंने भी उसके साथ गलत किया, या ऐसा कुछ एक्शन किया, मैंने कुछ एक्ट किया मैंने, जिससे जो उसने मुझे हार्म पहुंचाया है मैंने भी उसको वही हार्म पहुंचा दिया, उससे वो कहते हैं रिटेलिएशन। एक्शन दैट अ पर्सन टेक्स अगेंस्ट समबडी हु हैज हार्म्ड हिम इन सम वे। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? वेंजेंस, रेट्रीब्यूशन। वेंजेंस भी वही होता है रिवेंज। रेट्रीब्यूशन सेम चीज, रिवेंज कोई ऐसा चीज जो आप करते हो क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, तो आपने वो एक्शन लिया कि दूसरे के साथ भी गलत हो। एंटेनिम्स क्या होंगे इसके? फॉरगिवनेस, माफ करना, पार्डन, माफी देना। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटेनिम्स है। थर्ड क्या है? सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। अब हम सोफिस्टिकेटेड किस चीज को कहते हैं? एक तो हम कहते हैं उस पर्सन को सोफिस्टिकेटेड है जो काफी इंटेलिजेंट बातें करता है, काफी इंटेलिजेंट चीजों को, जो चीजें कॉम्प्लेक्स होती है उसे इजीली समझ जाता है, काफी इंटेलिजेंट है, उसको हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। दूसरी चीज, ऐसा कोई सिस्टम है, कोई मशीन है, कोई प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे प्रोसेस है, इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए एक दूसरे से। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया, कॉम्प्लिकेटेड सा एक सिस्टम बन गया, उसको हम सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। इंटेलिजेंट और मेड इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे, एंड देयरफॉर एबल टू डू कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स। और उससे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स कर सके, तो उसको हम सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल वही मीनिंग कन्वे करता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जुड़े हुए हैं। इंट्रिकेट सेम, इसको ही कहते हैं इंटेलिजेंट वे में बनाया हुआ है, इंटेलिजेंट मैनर में बनाया हुआ है, काफी सारे पार्ट्स को जोड़ के बनाया हुआ है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? सिंपल, बेसिक, बहुत बेसिक लेवल का है, सिंपल फंडामेंटल लेवल का है। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री इज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रूडिमेंट्री ये भी क्या बताता है? जो बहुत ही इनिशियल स्टेज का कोई चीज है, बेसिक फंडामेंटल लेवल का है, तो उसको हम कहते हैं रूडिमेंट्री, सिंपल या बेसिक। फोर्थ, हॉस्टाइल, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब हॉस्टाइल हम किसे कहते हैं? ऐसा पर्सन, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंट्री जो अग्रेसिव है,
कैसा है, अग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है, रेडी है क्या करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, फाइट करने के लिए, हमसे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, बहस करने के लिए, विलिंग है, ईगर है, तत्पर है, एकदम चाह रहा है कि कब हम प्रोवोक करें और हमसे लड़ ले वो। तो उस पर्सन को, उस सिचुएशन को या फिर उस इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, हॉस्टाइल। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक कौन होता है, ठीक है, आपने मूवीज देखी होगी, आपने बुक्स पढ़ा होगा, उसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटागनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो, ठीक है, जो सही होता है, जो सही काम करता है। अब एक पर्सन होता है जो उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, जो हीरो का एनिमी होता है, जिसको हम विलन कहते हैं। एंटागोनिस्ट भी हम विलन को ही कहते हैं, इसीलिए एंटागोनिस्टिक एडजेक्टिव बनाया गया है, मतलब कि ऐसा जो हमारे अपोजिंग हो, अनफ्रेंडली हो हमसे, हमें अपोज करे, रेसिस्ट करे, ठीक है। इनिमिकल, अब इनिमिकल के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो होता है हार्मफुल और डेंजरस, जो आपको हार्म करे, जो आपके लिए डेंजर हो, खतरा पैदा करे। दूसरा क्या होता है, अनफ्रेंडली, ठीक है। तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम क्या होगा, एमिकेबल है, कॉर्डियल है, मतलब फ्रेंडली है, वेलकमिंग है, ठीक। फिफ्थ इज एपरेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब एपरेंट किसको कहते हैं, इजी टू सी और अंडरस्टैंड, जो कि क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है, उसको हम कहते हैं एपरेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ऑब्वियस होगा एक, ऑब्वियस है, दिख रहा है, एकदम साफ है, कोई डाउट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। एविडेंट है, ठीक है। एविडेंस वर्ड से बना, एविडेंस क्या करता है, सबूत क्या करता है, किसी चीज को प्रूव करता है, और वो चीज प्रूव हो गई है, वो क्लियरली सबके सामने आ गई है, तो वो चीज एविडेंट हो गई है। एंटोनिम्स वेग, वेग किसको कहते हैं, जो चीज क्लियरली नहीं दिख रही है, जिसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वेग है, एम्बिगस है, मल्टीपल मीनिंग्स है उसके, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या है, कैसे है। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। सिक्स्थ, फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है। अब देखो, फ्लैग्रेंट एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। ये हम फ्लैग्रेंट किस चीज को कब कहते हैं, ऐसा कोई काम करता है, इस वे में कर रहा है, एक तो वो नेगेटिव काम कर रहा है, मतलब कि कोई बैड काम कर रहा है, कोई डिसऑनेस्ट काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो जिससे लोग शॉक हो जा रहे हैं, सरप्राइज हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो उस बैड काम को बहुत खुले में कर रहा है, ओपनली कर रहा है, जैसे कि उसको कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, उसे कोई शेम नहीं है, बहुत ही शेमलेसली उस काम को वो किए जा रहा है। तो उसको हम कहते हैं फ्लैग्रेंट, शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो ऑब्वियस। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, ब्लैटेंट। ब्लैटेंट भी सेम वर्ड होता है, एकदम लाइक सेमलेसली, ओपनली आप कोई गलत काम कर रहे हो। ब्रेजन सिमिलर मीनिंग का ही वर्ड है, मतलब कि ओपनली किसी बैड एंड डिसऑनेस्ट वर्क को करना। एंटोनिम्स क्या होगा, कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब क्या होता है, सीक्रेटिव, छुपा हुआ, छुप के कोई काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं कोवर्ट। सरप्टिशियस, अब सरप्टिशियस किसको कहते हैं, जो कि सीक्रेटली हो रहा है, क्योंकि डर है कि हम जो कर रहे हैं वो अनअक्सेप्टेबल है, ठीक है, इलीगल है, रॉन्ग है, डिसऑनेस्ट है, इसलिए हम उसको कोवर्टली कर रहे हैं या सरप्टिशियसली कर रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड इसके एंटोनिम है। प्रोवोकेटिव, अब प्रोवोकेटिव क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब प्रोवोकेटिव क्या होता है, इंटेंडेड टू मेक पीपल एंग्री और अपसेट, ऐसा कुछ जिसका इंटेंशन क्या है कि लोग गुस्सा हो जाए या अपसेट हो जाए, नाराज हो जाए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी ऐसा कुछ होता है जो कि लोगों में बहुत स्ट्रांग गुस्से की फीलिंग्स लाता है या वायलेंट फीलिंग्स लेके आता है। इंसेंडियरी, सेम वायलेंट फीलिंग्स को जो कॉज करता है लोगों में। एंटोनिम्स क्या होंगे, सूदिंग। सूदिंग क्या होता है, जो गुस्सा कम करता है, जो प्लेकेट करता है। प्लेकेट का मतलब क्या होता है, गुस्सा किसी का कम करना, ठीक है। पैसिफाई, इसका मतलब ये होता है टू मेक, दोनों का ही मतलब होता है टू मेक समवन लेस एंग्री। तो जो चीज प्लेकेट कर रही है,
जो चीज पैसिफाई करती है, जो सूद करती है, काम करती है, उसको हम सूदिंग कहते हैं, उसी को हम कॉन्सिलिएटरी कहते हैं। ठीक है, बोथ सूदिंग एंड बोथ कॉन्सिलिएटरी किसको कहते हैं? ऐसी कोई चीज जो किसी के गुस्से को कम करे। और गुस्सा अगर ला रही है तो वो इन्फ्लेमेटरी है या इंसेंडियरी है। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी है, देख लेते हैं। ब्रोक आउट, ब्रेकआउट का ये पास्ट टेंस फॉर्म है, मतलब जो कोई चीज अचानक से शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं ब्रोक आउट। होता है अ फाइट ब्रोक आउट, हम लिखते हैं ना अ फाइट ब्रोक आउट। तो क्या कहना चाहते हैं कि अचानक से एक झगड़ा स्टार्ट हो गया, एक फाइट स्टार्ट हो गई। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, कोई बहुत डिफिकल्ट काम है बट आपने सक्सेसफुली कर लिया, यू पुल्ड ऑफ। ठीक है। कैरिड आउट, किसी चीज को कंप्लीट करना, स्टार्ट करना और कंप्लीशन तक लेके जाना, कंप्लीट कर लेना उसे, उसको कहते हैं कैरिड आउट। पुश्ड फॉर, मतलब या तो किसी चीज के लिए डिमांड करना, रिपीटेडली आस्क फॉर समथिंग, आप डिमांड कर दो, यू आर पुशिंग फॉर दैट थिंग समथिंग, और यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन। दोनों सेम मीनिंग है, या तो आप डिमांड कर रहे हो या तो आप ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हो कि वो चीज हो जाए या वो चीज आपके पास आ जाए, तो यू आर पुशिंग फॉर दैट थिंग। रेन इन, कंट्रोल करना किसी चीज को। ठीक है। ब्रेसेस फॉर, मतलब टू बी फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको दिख रही है कि आपको आगे फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है, तो आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो उससे डील करने के लिए, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, देन यू आर ब्रेसिंग फॉर दैट इवेंट। ठीक है। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। टू द ब्रिंक ऑफ हमने पहले भी डिस्कस किया है, मतलब बहुत क्लोज किसी चीज के। अगर हम कहते हैं टू द ब्रिंक ऑफ वॉर, मतलब वॉर के बहुत क्लोज है। टू द ब्रिंक ऑफ मेकिंग अ डिस्कवरी, या टू द ब्रिंक ऑफ डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी के हम बहुत क्लोज है, किसी चीज को डिस्कवर करने के हम बहुत क्लोज हैं। ठीक है। और ये मेनली किसके लिए यूज होता है? अगर कोई चीज न्यू है, एक्साइटिंग है या फिर डेंजरस है। रेड लाइन क्या होती है? एक बाउंड्री, एक लिमिट जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपने क्रॉस किया तो देन देयर वुड बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, तो रेड लाइन कहते हैं उससे। पुट इन प्लेस, मतलब किसी चीज को स्टैब्लिश करना, वहां पे रखना कि वो चीज फंक्शन करे। ठीक है, जिससे आपका कोई अचीवमेंट है या ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिल जाए। तो ये थे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड्स थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आर्टिकल पे आएंगे। आज का आर्टिकल किस पे? ऑन द एज, ऑन वेस्ट एशिया एंड द डेंजर ऑफ अ वाइडर वॉर। मतलब आज के आर्टिकल का टाइटल क्या है? ऑन द एज, एज मतलब बाउंड्री पे है एकदम। ठीक है। ऑन वेस्ट एशिया इन द डेंजर ऑफ अ वाइडर वॉर, वेस्ट एशिया पे है और जो डेंजर, जो खतरा है एक वाइडर वॉर का, एक वॉर जो काफी बड़ा हो सकती है, लार्ज स्केल पे हो सकती है, उस वॉर का खतरा। वाइल प्रोटेक्टिंग इसराइल, इसराइल को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ द वेस्ट मस्ट ऑल्सो रेन इन नेतन्याहू, जो वेस्ट है उसको, नेतन्याहू को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड कर लो, फिर मैं समझाऊंगा और आप, मतलब हम दोनों मिलकर समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉज करके रीड कर सकते हो। क्या? द किलिंग्स ऑफ फॉर्ड शुकर, अ सीनियर हेजबोल्ला कमांडर इन बेरूट, जो फुआद शुकर का जो किलिंग, मतलब जो उनका असैसिनेशन हुआ है, जो उनको मार डाला गया है। कौन थे? फुआद शुकर, अ सीनियर हेजबोल्ला कमांडर थे बेरूत में। कहाँ पे ये हुआ है किलिंग? बेरूत में हुआ है। एंड इस्माइल हानिये, इस्माइल हानिये द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान। तो दो लोगों का असैसिनेशन हुआ है, एक तो फुआद शुकर जो कि सीनियर हेजबोल्ला कमांडर है बेरूट में, और एक इस्माइल हानिये जो कि पॉलिटिकल चीफ है हमास के। इन फुआद शुकर की किलिंग कहाँ हुई है? बेरूत में असैसिनेशन हुआ है, और इस्माइल हानिये का असैसिनेशन तेहरान में हुआ है। विद इन आवर्स ऑन जुलाई 30, मतलब जुलाई 30 में, घंटों में ही, मतलब दोनों असैसिनेशन के बीच ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं था, घंटों में दोनों असैसिनेशन हो गए। हैव टेकन वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जो वेस्ट एशिया है, असैसिनेशन की वजह से वेस्ट एशिया कहाँ पहुंच गया है? एकदम बाउंड्री पे पहुंच गया एक वाइडर वॉर के, मतलब एकदम बहुत क्लोज हो गया है एक वाइडर वॉर के। वाइडर मतलब बड़ा वॉर। ठीक है। अब यहां पे देखो, हैव टेकन ये वर्ब है,
ठीक है, ये सेंटेंस का तो मतलब समझ में आ गया कि दो असैसिनेशन हुए हैं। ठीक है, उन दो असैसिनेशन में ज़्यादा टाइम डिफरेंस था नहीं, मतलब कुछ घंटों में दोनों असैसिनेशन कैरी आउट कर दिए गए। उससे क्या हुआ है, वेस्ट एशिया बहुत पास पहुंच गया वाइड वॉर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैव टेकन है ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है द किलिंग्स, ये इसका सब्जेक्ट है। तो फिर ये क्या है, यहां से लेके यहां तक। तो समझाता हूं, ये ऑफ दिख रहा है आपको, ये प्रेपोजिशन है, ये फॉरवर्ड सुकर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि एक नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये जो है ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये बेरूथ इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर ये एंड कंजंक्शन है। फिर यहाँ पे इस्माइल से, ठीक है, अब ये ऑफ का ही दूसरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ व्हाट सुकर एंड ऑफ इस्माइल हनी, तो ऑफ के दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ऑब्जेक्ट इसका हो गया व्हाट सुकर, एक ऑब्जेक्ट हो गया इस्माइल हनी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं। फिर यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट ये है। फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, इस्माइल हानिया के बारे में। और फिर यहाँ पे उन्होंने एक और प्रेपोजिशन लगा दिया, क्योंकि हमें ये भी बताना है कि कहाँ पे असैसिनेशन हुआ है। प्रेपोजिशन यही तो बताते हैं कि किसके द्वारा हुआ, किसके थ्रू हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे। इसी के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो ये तो बताना ही है कि कहाँ पे हुआ। फिर विद इन आवर्स, और विद इन एक और प्रेपोजिशन हो गया, आवर्स का ऑब्जेक्ट हो गया ऑन। अब ऑन भी प्रेपोजिशन है और जुलाई 30 उसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है ये वर्ब, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है द किलिंग्स। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और नहीं भी देखने को मिल रहे हैं बड़े सेंटेंसेस। तो अगर आपको समझना है इस पूरे पैसेज को, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पता होना चाहिए, आपको लिंक करने आना चाहिए कि इन किलिंग्स की वजह से, ये जो दो किलिंग्स हुई है इसकी वजह से वेस्ट एशिया आ गया वाइडर वॉर पे। ठीक है, सेंटेंस तो बड़े बड़े आते ही हैं, अगर जैसे प्री में नहीं आता है, बट मेंस में आपको इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं, वहां पे कॉमन होते हैं। और सिर्फ प्री तो देना नहीं है आपको, ठीक है, मेंस भी देना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है आपका, एग्जाम क्लियर करना। तो बड़े सेंटेंसेस से तो आप बच के जा नहीं सकते, क्योंकि ये हर जगह होंगे, मेंस के आरसी में होंगे, प्री के आरसी में होंगे, आपका फिर पैरा जंबल में होगा, पैरा कंप्लीशन में होगा, क्लोज पैसेज में होगा। तो आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस मतलब समझने आने चाहिए। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि जो हैव टेकन है इसका वर्ब किलिंग्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर बड़ा सेंटेंस आता है तो उसको डाइसेक्ट कर दो। ठीक है, काटापीटी कर दो उसकी। कैसे, देखो प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट भी होगा, तो एक प्रेपोजिशन मिला, फिर हमने देखा कि अच्छा ये इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता इसका। फिर आगे ये तो उसके बारे में ही बता रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉमा देख के हम कुछ लिखते हैं तो उसके बारे में ही बता रहा होता है, और पढ़ के भी लग रहा है कि इसके बारे में ही बता रहा है। फिर यहाँ पे इन एक और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब एंड तो कंजंक्शन है, ये तो किसको जोड़ रहा है, एंड इसको और इसको जोड़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन आ गया, इसका आवास हो गया, यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन, यहाँ पे इसका, मतलब प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का हमने बना लिया कनेक्शन। अब हमने देखा वर्ब बचा हुआ है, वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट कौन होगा, तो बचा हुआ है द किलिंग्स। ठीक है, ये नाउन है क्योंकि द लगा है आगे। अब द ए एंड द कब लगता है, नाउन के पहले ही लगता है। अब ये नाउन है और ये वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट यही है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, इजराइल हैज क्लेम द स्ट्राइक ऑन बेरूत दैट किल्ड शुक्र। इजराइल ने कहा है, क्लेम करने का मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसने कहा है कि हाँ उसने ही किया है। क्या किया है, जो बेरूत में जो स्ट्राइक हुआ है जिसमें फुआद शुक्र मारा गया, वो स्ट्राइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल ने ली है, बट हैज नीदर कंफर्म्ड नॉट डिनाइड इट्स रोल इन द असैसिनेशन ऑफ हानिया। और लेकिन इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बेरूत में जो स्ट्राइक हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इजराइल ने। लेकिन जो दूसरा जो स्ट्राइक हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था तेहरान में, जिसमें जो पॉलिटिकल चीफ था हमास का इस्माइल हानिया, वो मारा गया था। उस पे उसने इजराइल ने ना ही कंफर्म किया है, मतलब ना ही उसने कहा है कि मेरा रोल है इसमें, ना ही उसने मना किया है, मतलब उसने चुप्पी साधी है। अभी उसने कुछ नहीं बोला, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है उसने। A standard approach about
इट्स ऑपरेशन इनसाइड ईरान। और ये जो जो साइलेंट ट्रीटमेंट है इसका कि ना कंफर्म करना ना डिनाई करना, इट्स अ स्टैंडर्ड अप्रोच, जिसका बट नॉर्मल बिहेवियर है इसराइल का कब ऑपरेशंस जब वो करता है ईरान के अंडर। तो ठीक है, Israel's northern border with Lebanon has remained tense ever since the Gaza war broke out last year। अब जो इसराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है लेबनान के साथ वो टेंस रहा है, मतलब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन बना हुआ है, वहाँ पे नेगेटिव इमोशंस है लोगों में, एंगर है, फियर है, एंग्जाइटी है, वरी है। ठीक है, कब से ये सिचुएशन बना हुआ है ऐसा नेगेटिव सिचुएशन? जब से गाजा वॉर ब्रोक आउट अचानक से स्टार्ट हो गया, कब? लास्ट ईयर, विथ हेजबोल्ला एंड द इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक्सचेंजिंग फायर। और इसमें क्या हुआ, ब्रोक आउट कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हो गया था? जब हेजबोल्ला और जो इजरायली डिफेंस फोर्स थे दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग फायर, मींस दे स्टार्टेड शूटिंग एट ईच अदर। ठीक है, वे एक दूसरे की तरफ पे गोलियां चलाने लग गए, तो इससे गाजा वॉर स्टार्ट हो गया। और तब से ही सिचुएशन कैसी रही है वहां पे इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर में, टेंस रही है। आफ्टर शुक्र वॉज किल्ड, ठीक है, जब शुक्र मारा गया इसके बाद हेजबोल्ला लीडर हसन नसरल्ला सेड इजराइल हैड ब्रीच्ड अ रेड लाइन। जब शुक्र मारा गया तो हेजबोल्ला लीडर जो है हसन नसरल्ला, उन्होंने क्या कहा कि इजराइल हैड ब्रीच्ड, उसने क्रॉस किया, उसने तोड़ा है। क्या तोड़ा है? एक रेड लाइन। रेड लाइन क्या होती है? एक ऐसी बाउंड्री है, लिमिट जिसको क्रॉस नहीं की जाती है। मतलब इस असैसिनेशन से इजराइल ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। एंड द ग्रुप हैज लॉन्च्ड डजन्स ऑफ रॉकेट्स ओवर द पास्ट वीक। और जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? ये हेजबोल्ला, इसने क्या किया है? डजन्स ऑफ रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ है? हाइटनिंग द टेंशंस। अब देखो, शुक्र मारा गया तो हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि इसराइल ने लाइन लिमिट क्रॉस की है। फिर उसने रिटर्न में हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसने क्या किया? उसने डजन्स ऑफ रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। ठीक है, पास्ट वीक, पिछले वीक। इससे क्या हुआ? जो टेंशंस जो ऑलरेडी है, जो टेंस सिचुएशन है वहां पे, वो और हाइटेंड हो गई, मतलब वो और बढ़ गई, टेंशंस बढ़ गए, सिचुएशन और खराब हो गई। A bigger risk is the expected Iranian retaliation against Israel। अब bigger risk क्या है? रिस्क ये है कि अब इस ग्रुप ने लॉन्च किया है रॉकेट्स, तो अब ईरान भी करेगा, ठीक है, रिटेलिएशन में। तो इसका रिस्क है। और कहाँ लॉन्च करेगा? इजराइल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं और क्या क्या ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिल सकते हैं। एक तो हमने ये देखा कैसे जब बड़ा सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट एंड वर्ब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, वी डाइसेक्ट द सेंटेंस, फिर देखते हैं कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब का किसका सब्जेक्ट हो सकता है, उस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे ठीक है, जितना था हमने देख लिया। अब आते हैं आगे। यहाँ पे आप रीड कर लेना पॉज करके। When Israel bombed Iran's embassy complex in Damascus on April 1, जब इसराइल ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब कर दिया था, मतलब वहाँ पे बॉम्ब चला दिया था, और ये एम्बेसी कहाँ थी? डेमास्कस में थी। और ये हुआ कब था? अप्रैल 1 में। ईरान launched hundreds of drones and cruise and ballistic missiles towards Israel। तो जब इसराइल ने बॉम्ब कर दिया ईरान की एम्बेसी जो डेमास्कस में थी, तो उसके रिटर्न में, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया? हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स ऑन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए इसराइल की तरफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ विच वेर शॉट डाउन बाय यूएस लेड कोalition। लेकिन जो ड्रोन्स, जो क्रूज, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने लॉन्च किए थे, उनमें से ज्यादातर मिसाइल्स को मार गिराया गया। किसने गिराया? यूएस लेड कोalition, मतलब यूएस और इसराइल दोनों ने मिलकर, उनका एक टीम वर्क था, दोनों ने मिलकर सारे के सारे ड्रोन्स, सारे के सारे मोस्ट ड्रोन्स एंड क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया। इफ ईरान carried out such an attack in response to an Israeli attack on its embassy in a third country। अब क्या बता रहे ऑथर कि अगर ईरान ने इतना बड़ा अटैक कर दिया, कब? जब इसराइल ने एक एम्बेसी को अटैक किया था एक थर्ड कंट्री में,
So it is unlikely to ignore a direct Israeli attack on its capital that killed an ally who was in Tehran to attend the presidential inauguration. जब एक थर्ड कंट्री में एक एम्बेसी थी, उस पर जब अटैक हुआ तो ईरान ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, इतना मैसिव अटैक कर दिया। तो जब अभी जो अटैक हुआ है वो तो डायरेक्ट इजरायली अटैक है, डायरेक्ट उसके कैपिटल पे हुआ है और एक एलाई है इजराइल का जो मारा गया है। तो अब ये तो इग्नोर नहीं करेगा ईरान, मतलब रिटेलिएशन होगा इसका भी। टू बी श्योर, by killing Hania in Tehran, Israel has demonstrated its capabilities to pull off sophisticated operations even in hostile territories. अब देखो, हानिया को टेहरान में मारा जो इजराइल ने, उससे उसने क्या शो कर दिया? उसने अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल शो की। किस चीज की स्किल? कि वो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस भी पुल ऑफ कर सकता है, मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है। कहाँ पे? हॉस्टाइल टेरिटरीज, ऐसी टेरिटरीज जो अनफ्रेंडली है, जो उसकी एनिमी है, वहां पे भी वो लॉन्च कर सकता है इस तरह के सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन। ये उसने दिखा दिया है, क्या करके? हानिया को मार के तेहरान में। किसने? इजराइल ने। एंड एक्सपोज्ड, और क्या किया इस किलिंग से? ईरान सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटीज। इससे क्या? ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटीज, जो कमी है ईरान के सिक्योरिटी में और इंटेलिजेंस में, वो भी उसने सबके सामने ला के रख दिया है। ठीक है। Israel has also sent a strong message to Hamas. इसराइल ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमास तक भी पहुंचाया है इस इवेंट से, which carried out the October 7, 2023 अटैक। अब यहाँ पे एक अटैक हुआ है जो अक्टूबर 7 में हुआ था 2023 में। ये अटैक किसने किया? ये अटैक किया है हमास ने, क्योंकि विच क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो ये हमेशा अपने पहले जो ठीक पहले जो नाउन आता है, जो कि इस केस में हमास है, इसको रेफर करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि विच कैरिड आउट द अक्टूबर 7, 2023 अटैक, तो हमास ने अटैक किया था। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लग सकता है कि इजराइल ने किया हो, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि इजराइल हैज आल्सो सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू हमास व्हिच कैरिड आउट द अक्टूबर 7, 2023 अटैक। तो व्हिच हो, हु हो, दैट हो, ठीक है, वो ठीक अपने पहले जो नाउन आता है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे अटैक हमास ने किया था अक्टूबर 7, 2023 वाला। ठीक है। और उसी को मैसेज भेजा है इजराइल ने इस इवेंट से। क्या मैसेज भेजा? दैट नन ऑफ इट्स लीडर्स इज सेफ। नन ऑफ इट्स लीडर्स इज सेफ। एक भी लीडर हमास का सेफ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर है, नन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, इन दोनों के बाद प्लूरल नाउन आता है। वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे ना, नन ऑफ इट्स लीडर्स। इट्स किसके लिए है? हमास के लिए है, क्योंकि उसकी ही बात हो रही है। क्योंकि मैसेज किसने पहुंचाया? इजराइल ने पहुंचाया है। इजराइल ने क्या मैसेज पहुंचाया कि नन ऑफ इट्स। इट्स क्यों? क्योंकि मैसेज पहुंचाया किसके? हमास को, तो इट्स उसकी ही बात हो रही है। तो इट्स, नन ऑफ इट्स लीडर्स, यानी हमास के लीडर्स। इज यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब लगा है, और यहाँ पे देखो प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। अब हमें पता है कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया? तो ये जो वर्ब है ना, ये एक्चुअली नन का है। ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और ये जो इट्स लीडर्स है, जो प्लूरल नाउन है, ये इट्स ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नन है, और नन सिंगुलर होता है। नन हुआ, ईच हुआ, ठीक है, एवरी हुआ, ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और इसी के लिए आया है ये इज सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इट्स वाला भी। एक होता है इट्स, एक होता है इट्स। ठीक है। ये क्या? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का या इट हैज का। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इट्स लिखा है तो मतलब पोजेशन शो कर रहा है। इट्स लीडर्स मतलब कि किसके लीडर्स? वो लीडर्स को पोजेस कौन करता है? कौन ओन करता है? तो हमास ओन करता है। ठीक है। हमास के लीडर्स हैं, तो इसलिए इट्स आया है। इट्स मतलब इट इज होता है। जैसे इट्स अ नाइस, इट्स अ नाइस स्वेटर। तो यहाँ पे क्या? इट इज अ नाइस स्वेटर, मतलब ये जो स्वेटर है काफी अच्छा है। तो ये डिफरेंस होता है।
चलो आगे देखते हैं। येट दिस अनचेक्ड मिलिटरिज्म, ये जो अनचेक्ड मिलिटरिज्म है, अनचेक्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनचेक्ड का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, जो मिलिटरिज्म है ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, तो ये जो अनचेक्ड मिलिटरिज्म है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू का, could turn out to be counterproductive for Israel in the long run। तो जो could turn out, जो ये अनचेक्ड मिलिटरिज्म है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू का, ये could turn out to be मतलब कैसा हो सकता है आगे जाके, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, मतलब कि डिसएडवांटेजियस, ठीक है, लीडिंग टू फेलियर, फेलियर करा सकता है, लॉस करा सकता है, ठीक है, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इसराइल के लिए इन द लॉन्ग रन, मतलब फ्यूचर में, आगे जाके समय में, ठीक है। तो यहां पे भी देखो, तो यहां पे कुड है, कुड क्या है, मोडाल वर्ब, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, इसीलिए यहां पे देखो टर्न आउट है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब की भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, टर्न आउट है, टर्न्स आउट नहीं है, टर्न आउट नहीं है, टर्निंग आउट नहीं है, तो मोडाल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इस ये वर्ब जो है, ये कुड टर्न आउट, इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या ये है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, नहीं, वर्ब से पहले तो है बट सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट है ये, दिस अनचेक्ड मिलिटरिज्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये जो होगा ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो ये अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब का सब्जेक्ट ये नहीं है, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है। तो ये अनचेक्ड जो मिलिटरिज्म है, अब ये ऑफ क्या बता रहा है कि मिलिटरिज्म किसका है, किसका अनकंट्रोल मिलिटरिज्म है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू का, ठीक है। अब यही अनचेक्ड मिलिटरिज्म क्या बन सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इसराइल के लिए, मतलब डिसएडवांटेजियस हो सकता है, फेलियर करा सकता है, लॉस करा सकता है इसराइल के लिए इन द लॉन्ग रन, मतलब आगे जाके, आने वाले समय में। इट इज नाउ एपरेंट, अब ये साफ साफ दिख रहा है, ऑब्वियस है, एविडेंट है, क्लियर है, दैट मिस्टर नेतान्याहू इज नॉट सीरियस अबाउट पीस, क्या सबको दिख रहा है कि मिस्टर नेतान्याहू अब पीस यानी शांति को लेकर तो सीरियस नहीं है। द किलिंग ऑफ हानिये has come at a time when both Israel and Hamas were making progress in talks for a hostage ceasefire deal। क्योंकि ये जो किलिंग हुई, जो असैसिनेशन हुआ है हानिये का, ये इस समय हुआ है, हैज कम एट अ टाइम, मतलब इस समय हुआ है जब बोथ, मैंने कि दोनों इजराइल और हमास क्या कर रहे थे, टॉक्स कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि कैसे सीज फायर करें, मतलब अब लड़ाई को रोके, ठीक है। तो जब लड़ाई को रोकने की बात हो रही है और उस टाइम ऐसा स्टेप लेना कि आपने एक इंपॉर्टेंट फिगर को असैसिनेट कर दिया, तो ये मैसेज किया जा रहा है ऑथर के अकॉर्डिंग कि वो सीरियस नहीं है पीस को लेके, ठीक है। हानिये हु वाज लिविंग इन एग्जाइल इन डोहा, हानिये जो रह रहा था डोहा में, एग्जाइल मतलब उसको अपनी कंट्री से हटा के दोहा में कर दिया गया था, वहां पे वो रह रहा था, was a relatively moderate voice within Hamas। हमास में वो कैसा, वो यहाँ पे was a relatively moderate voice, voice से क्या मतलब, उसकी पर्सनैलिटी को बताया जा रहा है कि वो मॉडरेट पर्सनैलिटी का था, मतलब एक्सट्रीम व्यूज नहीं थे उसके, मॉडरेट व्यूज थे, ठीक है। तो वॉइस से उसकी पर्सनैलिटी को हम बता रहे हैं कि किस तरह की स्पीच देता था वो, किस तरह के व्यूज थे उसके, किस तरह का ओपिनियन था, एटीट्यूड क्या था, मतलब कि उसके व्यूज कैसे थे, ओपिनियंस, एटीट्यूड, ये बता रहा है वॉइस से, ठीक है। तो कैसा था, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली बाकी लोगों के कंपैरिजन में मॉडरेट था, बाकी लोग होते थे एक्सट्रीम हु पुश्ड फॉर अ सीज फायर, पुश्ड फॉर मतलब डिमांड कर रहे थे वो, तो जो ये हानिये थे ये डिमांड कर रहे थे सीज फायर का, मतलब ये पीस चाह रहे थे कि लड़ाई बंद हो जाए, और इनको ही असैसिनेट किया गया है बाय टेकिंग हिम आउट। टेकिंग हिम आउट मतलब, टेक आउट का मतलब क्या था, टू टेक हिम आउट मतलब टू किल समबडी, टू असैसिनेट, तो उनको बाय असैसिनेटिंग हिम मिस्टर नेतान्याहू इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट ही वांट्स द वॉर टू कंटिन्यू। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि वॉर कंटिन्यू हो, और इसीलिए उन्होंने हानिया को मार दी। एंड
by carrying out the attack in Tehran, which is a flagrant violation of Iran's sovereignty. ठीक है, अब उसने क्या है, जो अटैक हुआ टेहरान में, दो अटैक हुए थे, तो जो टेहरान में जो अटैक हुआ है वो फ्लैग्रेंट वायलेशन, मतलब वायलेशन तो है, ठीक है, गलत तो किया आपने, ब्रीच तो किया, वो भी कैसे किया है, सबके खुल्लम खुल्ला किया है, सबके ओपनली किया है। किस चीज का वायलेशन है, ईरान के सवेरेनिटी का। ठीक है, मिस्टर दानियो इज प्रैक्टिकली चैलेंजिंग द इस्लामिक रिपब्लिक टू रिटेलिएट। ये करके क्या कर रहे हैं मिस्टर नेतान्याहू, प्रैक्टिकली मतलब कि वो चैलेंज, ऐसा लग रहा है कि वो चैलेंज ही कर रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक को कि वो रिटेलिएट करे, मतलब वो भी एक्शन ले, कुछ उसको प्रोवोक कर रहे हैं वो। इफ अ डायरेक्ट वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ठीक है, अब अगर डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक्स आउट मतलब स्टार्ट हो जाना सडनली इसराइल और ईरान के बीच, द यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू इट। इससे क्या होगा, यूएस भी इसमें उस वॉर में आ जाएगा। क्यों, कैसे आ जाएगा, अब हमें पता है कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि डायरेक्ट वॉर होता है अगर इसराइल और ईरान में, तो यूएस भी आ जाएगा उसमें, यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू, मतलब यूएस को भी आना पड़ सकता है वॉर में, विच इज वॉट इसराइल वांट्स, और यही इसराइल चाहता भी कि यूएस आ जाए वॉर में। अब हमें कैसे पता चल रहा है, ऑथर को, ऑथर ने क्यों कहा ऐसा कि यूएस भी आ सकता है, तो याद करो यहाँ पे यूएस लेड कोalition था, मतलब यूएस पार्टनरशिप में था किसके, इसराइल के। तो अगर यूएस पार्टनरशिप में था इसराइल के, तो जब भी वॉर होगा दोनों के बीच, तो वो तो आ जाएगा यूएस। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, इसको कनेक्ट किया कि ये आइडिया वहां से कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे आपको आइडियाज भी कनेक्ट करने पड़ते हैं जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ रहे हो, और आपको आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस को। तो द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइडेड सच अ डिजास्ट्रस आउटकम इन अप्रैल। अब ये एक आउटकम था जो अप्रैल में हो सकता था, मतलब ये वॉर जो था जिसमें यूएस भी आता, ये अप्रैल में इसके चांसेस थे, लेकिन बाइडेन के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गवर्नमेंट थी, उसने इस चीज को अवॉइड कर लिया, बच गए। बाई रेनिंग इन इसराइल, कैसे बचे, इसराइल को कंट्रोल करके, उन्होंने कंट्रोल किया इसराइल को। आफ्टर ईरान रिटेलिएशन, जब ईरान ने रिटेलिएट किया था, जब ईरान ने बदले में कुछ एक्शन लिया था, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूएस है, जो यूएस की गवर्नमेंट थी उस टाइम बाइडेन के अंडर, उन्होंने इस वॉर को रोक लिया था, और कैसे रोका था, इसराइल को कंट्रोल करके। बट दैट डिड नॉट स्टॉप इसराइल फ्रॉम लॉन्चिंग अनदर प्रोवोकेटिव अटैक अगेंस्ट ईरान, लेकिन उससे इसराइल, उस चीज ने, जो बाइडेन ने जो कंट्रोल किया इसराइल को, उससे इसराइल रुका नहीं, उसने एक और प्रोवोकेटिव अटैक कर दिया, मतलब ऐसा अटैक जिससे उसको गुस्सा दिलाना था ईरान को, तो उसने एक और प्रोवोकेटिव अटैक कर दिया ईरान पे, टेकिंग द रीजन बैक टू द ब्रिंक अगेन। अब इससे क्या हुआ, एक और अटैक कर दिया, तो रीजन जो है वेस्ट एशिया, ये फिर से आ गया ब्रिंक पे, मतलब वॉर के ब्रिंक पे, वॉर के क्लोज आ गया इससे। as West Asia braces for Iran's retaliation, अब ईरान रिटेलिएशन, अब क्या हुआ है, यहाँ पे अटैक हुआ है, तो ईरान रिटेलिएट करेगा। ठीक है, तो जो वेस्ट एशिया है ये प्रिपेयर कर रहा है खुद को, क्योंकि ये तो होना ही है, ईरान तो रिटेलिएट करेगा, जैसा चलता आया है इवेंट, जैसा स्टेप्स लिया है दोनों कंट्रीज ने, तो ऐसा तो यही लग रहा है कि ईरान तो करेगा रिटेलिएट। तो जो वेस्ट एशिया जो खुद को प्रिपेयर कर रहा है इस इवेंट के लिए, ईरान के रिटेलिएशन के लिए, the US and its allies should work together to make sure that the impact of its response on Israel would be minimal। ठीक है, तो यूएस और उसके जो एलाइज हैं, जो उसके फ्रेंडली नेशन है, उनको साथ में काम करना चाहिए, इंश्योर करने के लिए, ये करने के लिए कि जो इम्पैक्ट है इस रिस्पॉन्स का इसराइल पे, वो मिनिमल हो, कम हो, ठीक है, ज्यादा नहीं हो। एंड देन पुट इन प्लेस न्यू रूल्स ऑफ द गेम फॉर इसराइल। उसके बाद क्या करना चाहिए, पुट इन प्लेस मतलब उसको स्टैब्लिश करना चाहिए, क्या, नए रूल्स इसराइल के लिए, so that it does not threaten regional security again, जिससे कि वो इसराइल फिर से नहीं करे सिक्योरिटी, जो रीजनल सिक्योरिटी वो बार बार थ्रेटन करता है अटैक्स करके, वो ना करे वो, एज ए डिड ऑन अप्रैल 1 और जुलाई 30, जैसे उसने अप्रैल 1 को किया या जुलाई 30 को किया, तो वो फिर से ना। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पैसेज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है,
हाउ हैज इजराइल रिस्पॉन्डेड टू क्लेम्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया? जो असैसिनेशन हुआ इस्माइल हानिया का, जिसमें इसराइल के इन्वॉल्वमेंट होने की बात हुई है, तो इसराइल ने क्या रिस्पॉन्ड किया है? तो आते हैं पैसेज पे जहाँ पे ये आंसर हमें मिलेगा। तो देखो, दो असैसिनेशन हुए हैं, एक हुआ है फौद सुकर का, एक हुआ है आपका इस्माइल हानिया का। तो फौद सुकर में तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि उसने किया, बट इस्माइल हानिया में ना तो उसने कंफर्म किया था ना तो उसने डिनाई किया था। इट वॉज साइलेंट, साइलेंट तो ना कंफर्म कर रहा है ना डिनाई कर रहा है। तो क्या होगा? कंफर्म किया है नहीं, डिनाई किया नहीं, उसने ना ही कंफर्म किया ना ही डिनाई किया। बाय थ्रेटनिंग फर्दर अटैक्स, उसने धमकी दे दी है और अटैक्स किया, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। पब्लिक अपॉलॉजी, उसने सबके सामने, पूरे पब्लिक के सामने उसने अपॉलोजाइज किया है, सॉरी बोला है, ऐसा भी नहीं है। बाय रिमेनिंग साइलेंट, नीदर कंफर्म नॉट डिनाइड, इट रिमेन्ड साइलेंट। ठीक, तो आंसर क्या है इसका? सी। Based on the passage, how does the author perceive Prime Minister Benjamin Netanyahu's approach toward regional peace? ठीक है, अब पैसेज जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम ऑथर के का ओपिनियन क्या है, प्राइम मिनिस्टर का जो अप्रोच है, बेंजामिन नेतान्याहू का जो अप्रोच है रीजनल पीस को, शांति को लेके, वो कैसा है एज अ स्ट्रैटेजिक मूव टू इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, वो चाहते हैं कि रीजन में स्टेबिलिटी हो, सब कुछ ठीक रहे, स्टेबल रहे चीज़ें। एज एन इनडिफरेंट स्टैंस टुवर्ड पीस नेगोशिएशन, मतलब कि उनका कोई वो, उनको मतलब ही नहीं है कुछ भी, वो इनडिफरेंट है, वो कोई उनको कोई मतलब नहीं है, अनकंसर्न्ड है वो। एज अ कमिटेड एफर्ट टू अचीव अ सीज फायर, वो कमिटेड है, ठीक है, वो डेडिकेटेड है कि उनको वहां पे सीज फायर कराना है, ठीक है, लड़ाई रोकनी है। एज अ काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच दैट एस्केलेट्स कॉन्फ्लिक्ट, वो ऐसे ऐसे अप्रोच ले रहे हैं जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ जा रहा है, जो लड़ाई है वो और वर्जन हो जा रही है और बद से बदतर हो रही है। एज अ टेम्पररी मेजर टू डेटा इमीडिएट थ्रेट्स, वो ऐसा, उनका जो अप्रोच है वो ऐसा है कि अभी जो इमीडिएट थ्रेट्स हैं, जो खतरा है वो हट जाएगा। तो कैसा है? तो हमें पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो अप्रोच था, जो उन्होंने असैसिनेशन करवाया, वहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ही डज नॉट वांट पीस। ठीक है, रेफरिंग टू द पैसेज जहाँ पे कहा है, हाँ, मिस्टर नेतान्याहू इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट ही वांट्स द वॉर टू कंटिन्यू। ठीक है, और मिस्टर नेतान्याहू इज नॉट सीरियस अबाउट पीस। तो ये दोनों से उनका एटीट्यूड क्या पता चल रहा है, क्या अप्रोच है, कि वो ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एज अ काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच दैट एस्केलेट्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव चीज करे, तो पॉजिटिव जो है कि वो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी हो, या फिर थ्रेट्स को डेटर करना हो कि थ्रेट्स ना हो, या सीज फायर अचीव करना हो, मतलब किसी भी तरह से कि जो भी सिचुएशन है वो कम सीवियर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, अच्छी हो जाए, वो तो वो नहीं शो कर रहे कि वो चाहते हैं। तो ये तीन तो गलत हो गए। अब जो इनडिफरेंट स्टांस का है, तो एक पर्सन इनडिफरेंट कब होता है? जब उसको कोई मतलब ही ना हो, वो उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बट यहाँ पर उन्होंने एक्शन लिया है, उनका जो अप्रोच है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। तो जब उन्होंने अप्रोच लिया, तो जो इनडिफरेंट वाला स्टैंस है वो तो चला गया, कि अगर वो इनडिफरेंट रहते तो उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आता। बट एक्शन आया है, काउंटर प्रोडक्टिव एक्शन आया है, इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर है। What does the author imply about Iran's potential response to the assassination of Hania in Tehran? ऑथर ने इनडायरेक्टली क्या बताया है कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, जो असैसिनेशन हुआ है हानिया में तेहरान का, और हानिया का तेहरान में क्या रिस्पॉन्स होगा ऑथर के अकॉर्डिंग ईरान का? ईरान विल लाइकली इग्नोर द अटैक टू अवॉइड फर्दर एस्केलेशन। ईरान क्या करेगा? वो अटैक को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आगे बात ना बढ़े, लड़ाई आगे ना बढ़े। ईरान इज एक्सपेक्टेड टू रिटेलिएट स्ट्रांगली अगेंस्ट इसराइल। ईरान, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि ईरान ना रिटेलिएट करेगा, वो वापस जवाब देगा बहुत स्ट्रांग वे में इसराइल को। ईरान विल सीक डिप्लोमेटिक चैनल्स टू रिजॉल्व द इशू। ईरान बातचीत करना चाहेगा जिससे ये इशू रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, वो बातचीत करेगा डिप्लोमेटिक वे में, डिप्लोमेटिक चैनल से। ईरान विल इंक्रीज इट्स सपोर्ट फॉर हेजबुल्ला एंड हमास। इंक्रीज कर देगा सपोर्ट हेजबुल्ला और हमास के लिए ईरान। ईरान विल इमीडिएटली सीज ऑल होस्टाइल एक्टिविटीज अगेंस्ट इसराइल। ईरान क्या करेगा? जितने भी होस्टाइल एक्टिविटीज है, जितने भी वो अटैक कर रहा है किस पे, इसराइल पे, वो सारे अटैक वो बंद कर देगा।
ठीक है, तो हमने देखा था पैसेज में कि यहाँ पे ऑथर ने बताया था कि जब ईरान ने एक एम्बेसी पे जो अटैक हुआ था उसका रिस्पॉन्स इतना बड़ा दिया था, इतने बड़े अटैक से, तो यहाँ पे कहा कि इट इज अनलाइकली टू इग्नोर। ये डायरेक्ट जब अटैक हुआ, जब इनडायरेक्ट अटैक हुआ था एक एम्बेसी पे हुआ था दूसरे कंट्री में, तब तो उसने अटैक कर ही दिया, तब तो वो पीछे नहीं हटा रिटेलिएट करने के। तो जब डायरेक्ट अटैक हुआ है तो वो करेगा ही करेगा, बहुत स्ट्रांग वे में करेगा। ठीक है, तो ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं कि वो रिटेलिएट करेगा, ठीक है, इग्नोर नहीं करेगा वो, ना ही वो डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज करेगा बातचीत करके कि हाँ कॉन्वर्सेशन से टॉक से इशू रिजॉल्व हो जाए शांति से, ना ही वो हिजबुल्ला या हमास को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऐसा तो कोई कनेक्शन ऑथर ने बनाया नहीं है पैसेज में जिससे हम ये इन्फर कर ले कि हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट करेगा। ठीक है, या ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला कि वो हॉस्टल एक्टिविटीज कम कर देगा। ठीक है, तो इग्नोर तो नहीं करेगा वो, क्योंकि ये इग्नोर ही करना हुआ ना। अगर आपने हॉस्टल एक्टिविटीज कर दिया इसराइल के अगेंस्ट, तो वो आप ये शो करो कि आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। Why does the author suggest that a direct war between Israel and Iran could draw the US into the conflict? अब इसराइल और ईरान, ऑथर ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट वॉर है इसराइल और ईरान के बीच, वो यूएस को भी उस वॉर में लेके आ सकता है, मतलब यूएस भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की है डिस्कशन के टाइम, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली है पैसेज में। ठीक है, तो आज का सेशन हम ये भी ख़त्म करते हैं। आई होप ये आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। जो भी आपके सजेशन हो, आपका कोई डाउट है किसी भी सेशन को लेके, आज वाला या जो पिछले जो सेशन मैंने कराए हैं, ठीक है, कोई आपका सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा या फिर नेक्स्ट सेशन में जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई होप कि यू आर ऑल प्रिपेयरिंग वेरी वेल। थैंक यू।